नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एट होम में। आज हम आरक्षक संवर्ती वर्ष 2017 का फर्स्ट डे का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आएगा। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पर, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आरक्षक भर्ती 2017 19 अगस्त 2017 ये सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है जो 3 बजे हुआ था। अब हम इसके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक थैले में 5 काली और 6 सफ़ेद गेंदें हैं और उसमें से 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद हो। देखिए, प्रायिकता की बात कर रहा है तो प्रायिकता का सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बटे होने अथवा ना होने की संभावना और बटे में कुल संभावना। इसको हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। कोई भी चीज़ होने ना होने की संभावना को हम ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे हम, कुल संभावना। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थैले में 5 काली हैं तो 5 तो हो गई ब्लैक और 6 सफ़ेद हैं तो 6 हो गई वाइट। उसमें से 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं। जब बात करें गेंदों की निकालने की तो इसका मतलब इसमें क्या कॉन्सेप्ट चलेगा, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो कॉम्बिनेशन में मुझे क्या चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद हो। कितनी गेंद निकाली जाती हैं, 2 गेंद निकाली जाती हैं। और कौन सी होनी चाहिए, सफ़ेद। तो निश्चित सी बात है सफ़ेद गेंद तो सफ़ेद में से निकलेगी। इसका मतलब मेरे पास है 6 गेंद, 6 में से मुझे 2 लेनी है तो 6C2। यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, कुल गेंदें जो थैले में है। और ये जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, जितनी हमें चाहिए, यानी कि चाहिए वाला पार्ट आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या कहते हैं हम, NCR। इसको याद कर सकते हैं अपन, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। सिंपल है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है ये, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2। तो मैं इसको कह सकता हूँ, अगर मैं फैक्टोरियल की वैल्यू को ओपन करता हूँ तो फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे ओपन होती है, जैसे अगर फैक्टोरियल 5 है तो कुछ नहीं करना, 5 से लेकर के गुणा करके जब तक 1 ना मिल जाए गुणा करते जाए, बस यही फैक्टोरियल है। तो मैं कह सकता हूँ फैक्टोरियल 6 को 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ। क्लियर है। बटे में फैक्टोरियल 2 है इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ। तो ये दोनों कट जाएंगे। फैक्टोरियल 2 क्या होगा, 2 इंटू 1। इसको मैं क्या लिखूँगा, 2 इंटू 1। तो 2 से 6 काट दूंगा तो 5 दिया 15। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसका मतलब मेरे पास 15 तरीके हैं जो मैं 2 गेंदों को ले सकता हूँ 6 गेंदों में से। ठीक, तो आगे क्या करना है, तो मेरे पास 2 गेंद वाइट में से चाहिए थी तो मेरे पास कितने तरीके बने, इसके 15 तरीके बने। अब बात करता हूँ, ये तो हुई वाइट में से, लेकिन एक थैले में टोटल कितनी गेंदें हुई, 6 5 11 गेंद हुई। तो वो 2 गेंदें इन 11 में से भी तो निकलेंगी। तो मैं कह सकता हूँ जो प्रोबेबिलिटी वाला केस था, तो ऊपर होने ना होना यानी 15 की संभावना पूछ रहा था। किससे पूछ रहा है, 2 गेंदें, तो 2 कहाँ से निकलेंगी, थैले में से। और थैले में कितनी गेंद है, 11। इसका मतलब 11C2। तो इसको मैं शॉर्टकट करा देता हूँ, समझ लीजिए आप। 15/11 को मैं क्या लिखूँगा फैक्टोरियल में, 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9, और C2 को क्या लिखूँगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 11 माइनस 2। तो क्या कहलाएगा जी, फैक्टोरियल 9। इसका मतलब 9 से 9 में काट सकता हूँ। 2 को मैं क्या लिखूँगा फैक्टोरियल में 2 इंटू 1, तो 2 से काट सकता हूँ मैं 5 बार। तो मैं कह सकता हूँ ऊपर कितना मुझे 15 और नीचे क्या मिला मुझे 55। यस। तो फिर 5 दिया 15 और 5 एकम 5 5 एकम 5। तो मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर क्या हो गया, 3/11। 3/11 मेरा ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है मेरा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन, जब 43x567 प्लस 53y26 इक्वल 48 99 93, तो एक्स और वाई का मान क्या है। देखिए बहुत इजी से क्वेश्चन है, सिंपल हमें सम करना है। तो हम लिख लेते हैं 4, यहाँ हम लिख लेते हैं 4 3x5 6 7। यहाँ पर क्या होगा 5 3y2 6। इसको मुझे जोड़ना है सिंपल सा। तो मैं जोड़ सकता हूँ 7 और 6 13 की 3 हासिल लगी 1, 6 और 1 7, 7 और 2 9। देखिए 93 आया मेरा, इसका मतलब पीछे 93 है। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए अगला 9। अगला 9 तो फिर 5 तो मेरे पास है,
पाँचों में कितना जोड़ूं कि 9 बन जाए, तो निश्चित सी बात है y का मान मुझे 4 लेना पड़ेगा, तो 5 4 9 हो जाएगा। अब मैं कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। अगली वैल्यू मुझे क्या चाहिए, 9 चाहिए। यहाँ 3 दिया हुआ है तो x की जगह मुझे क्या लेना होगा कि यहाँ पर 9 मिल जाए। तो बताइए x की जगह 6 लेना होगा कि नहीं लेना होगा। तो मैं कह सकता हूँ x का मान क्या हो गया 6 और y का मान क्या हो गया 4। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 6 और 4। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत होगा। औसत का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। औसत क्या होता है, एवरेज बराबर सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर। अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो सभी संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या, यानी कि टोटल नंबर, टोटल नंबर। तो हिंदी में क्या आ गया, कुल संख्या। अगर मैं बात करूं 14 के प्रथम 8 गुणांक, इसका मतलब क्या कह रहा है, 14 का पहला गुणांक कौन सा होगा 14, दूसरा कौन सा होगा 28, तीसरा अपन सोचेंगे तो 42। इस प्रकार 14 का अपन को पहाड़ा पढ़ते जाना है। 42 के बाद 56, 56 के बाद 70, 70 के बाद 84, 84 के बाद 98, 98 के बाद 112। और टोटल संख्या कितनी है हमारे पास टोटल संख्या है 8। तो इन सबको मैं जोड़ता हूँ तो कितना पाता हूँ 504। 8 से भाग कर दूंगा तो 8 6 48, 8 3 24, तो मेरा औसत कितना हो जाएगा 63। तो मैं आंसर लगा सकता हूँ 63। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। a अनुपात b दिया हुआ है हमें और b अनुपात c दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 2 और b अनुपात c बराबर 7 अनुपात 13। तो इस केस में हम सबसे पहले तो ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पहले का गुणा कर देंगे तो 7 पंजे 35, ये ए का बन गया। क्रॉस में कर देंगे 7 दूनी 14, ये बी का बन गया। लास्ट के कर देंगे तो यह दूनी 26, ये सी का बन गया। हमें क्या चाहिए 750 रुपये में बी का हिस्सा। तो 750 गुणा बी का मान कितना है 14, और नीचे क्या करेंगे हम तीनों का टोटल कर देंगे। टोटल कितना आया 75, 75 से भाग दिया तो 10, गुणा किया तो 140 रुपये आ गया। तो मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर हो गया चौथा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 12 लीटर के 20% बिलियन में कितने लीटर एसिड होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 लीटर के 20% बिलियन में, इसका मतलब 12 का 20% निकाल देना है केवल। 20 पंजे 100, 5 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा 2.4। तो मैं कह सकता हूँ कितना होगा आंसर 2.4। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, यदि 3 मेज़ों और 2 कुर्सियों का मूल्य 215 रुपये, तो मैं लिख सकता हूँ 3 मेज को मैं एम ले रहा हूँ, प्लस 2 कुर्सी को मैं सी चेयर ले रहा हूँ, बराबर 215। और 2 मेज प्लस 3 कुर्सी का मूल्य कितना है 250। मुझसे क्या पूछ रहा है, 5 मेज प्लस 5 चेयर का मूल्य क्या होगा, यही पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो उसको ब्लोपन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ 2 का गुणा कर देता हूँ, यहाँ 3 का गुणा कर देता हूँ। 2 तिया 6 मेज प्लस 2 दूनी 4 चेयर, बराबर 2 पंजे 10 की 0, 3 2 दूनी 430। यहाँ पर कर दे रहा हूँ 3 दूनी 6m प्लस 3 त्रिका 9c बराबर 750। क्लियर है। यहाँ मैं ब्लोपन विधि लगा के हल कर रहा हूँ। माइनस माइनस माइनस, ये मैंने काट दिए। 9 में से 4 गया तो बचेगा मेरे पास माइनस के 5c। यहाँ पर मेरे पास बचेगा 0 2 3, वो भी माइनस के, तो माइनस से माइनस काट दिया। 5 से मैंने इसको काटा, 5 छः का 30 और 5 चौक 20। तो मैं कह सकता हूँ एक चेयर की कीमत कितनी आ गई 64। तो इस चेयर का मान मैं इस जगह रख देता हूँ, तो 64 दूनी कितना हो गया 128। क्लियर है। जब 128 यहाँ आके मैंने घटा दिया तो 215 में से 128 मेरा चला गया, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास कितना बचा 87। 87 बचा। यहाँ क्या बचा मेरे पास 3m, तो फिर 3m बराबर 87, यही तो बचा ना मेरे पास। तो 3 से मैंने इसको काट दिया, 3 दूनी 6, 3 नाम 27। इसका मतलब एक मेज की कीमत कितनी हुई 29। चलिए लिख लेते हैं अब आगे अपन इसको। 5 इंटू 29 प्लस 5 इंटू सी का मान क्या हो गया 64। इसको मुझे निकालना है। तो दोस्तों गुणा और प्लस में हमेशा पहले गुणा हल होता है, तो मैं दोनों तरफ से गुणा कर ले रहा हूँ। 5 नाम 45 की 5, हासिल आ गई 4, 5 दूनी 10, 4 14 145, प्लस 5 चौक 20 की 0, हासिल 2, 5 छः का 30, 2 32। तो मैं कह सकता हूँ 5 4 2 6 3 1 4, 465 रुपये कीमत हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड।
अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है एक दुकानदार ने 6 टन गेहूँ, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से, कितने टन गेहूँ बोल रहा है वो, 6 टन गेहूँ बोल रहा है वो। 6 टन गेहूँ 1 रुपये 80 पैसे यानी कि रुपये प्रति किलोग्राम, किलोग्राम के हिसाब से कह रहा है। इसका मतलब सबसे पहले तो आप क्या करिए, 6 टन को केजी में बदल दीजिए। तो कैसे बदल देंगे हम, 6 का गुणा कर देंगे 1000 से। 1 टन में 1000 केजी होती है, तो टोटल कितने बने मेरे पास, 6000 केजी हो गए। 1 केजी की कीमत 1.8 है, तो 6000 की कितनी होगी, गुणा कर दो इसमें 1.8 का। जब मैं गुणा करता हूँ तो 10,800 की कीमत बन जाती है। ये क्या बन जाती है मेरी, सीपी। इसका मतलब उसने 10,800 रुपये गेहूँ खरीदे। बात करते हैं उसने एसपी में क्या काम किया, और 4.7 टन 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए। 4.7 टन, इसका मतलब 4.7 में 1000 का गुणा कर दूँ तो मैं कह सकता हूँ 4700 केजी उसने बेच दिए 2 रुपये के हिसाब से। तो 4700 गुणा 2, कुल मिला के उसने कितने रुपए के बेच दिए, 9400 के बेच दिए। अब बात वो ये कर रहा है कि शेष यानी कि बचे हुए गेहूँ अब कितने बचे उसके पास, शुरू में उस पर 1000 लिए थे, 4700 उसने बेच दिए, तो उसके पास शेष कितने बचे आप खुद बताइए आप। 1300 बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो 1300 वो किस हिसाब से बेच देता है, ढाई के हिसाब से बेच देता है। तो मैं कह सकता हूँ 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 2 32 और एक जीरो आ जाएगा। तो 3250 रुपये के उसने और बेच दिए। अब उसके पास ओवरऑल कितने के गेहूँ बिच गए, तो देखते हैं हम। इसमें 9400 और जोड़ दूँ मैं, तो यानी कि 0 5 6 9 3 12। तो उसने कुल मिला के बेचे 12,650 के। उसने लिए कितने के थे, 10,800 के। तो इसमें से 10,800 में घटा देता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ 0 5, देखिए 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ बचा 1, तो 1850 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ ना। तो मैं कह सकता हूँ उसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 3A बराबर 4B बराबर 5C, देन ABC का अनुपात बताना है मुझे। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3A बराबर 4B बराबर 5C। जब तीन चीज़ें बराबर में हो तो इसके सामने हमेशा K मान लीजिए आप। तो मैं कह सकता हूँ A बराबर K/3, ठीक, B बराबर K/4 और C बराबर K/5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार इसके बराबर में इसको ले लिया, एक बार इसके बराबर में इसको ले लिया, एक बार इसके बराबर में इसको ले लिया, तो मेरे पास ABC बन गए। बट मुझे क्या बोल रहा है वो, A/B/C बता दीजिए। तो A का मान कह सकता हूँ K/3, B का मान K/4, C का मान K/5। तो देखिए दोस्तों अनुपात में के कट सकता है, अनुपात कभी बटे में नहीं आता। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके जो डेनोमिनेटर्स हैं, नीचे की जो संख्या है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आ रहा है इनका, 5 चौक 20, 20 दिया 60। तो मैं डायरेक्ट इन तीनों को गुणा करके एलसीएम लिख सकता हूँ, और उस 60 का इन तीनों में गुणा कर दीजिए आप। तो क्या बनता है, 3 से काटूंगा तो 3 दूनी 6, 20, क्लियर। अनुपात इससे काटूंगा तो बचेगा 15, अनुपात, और 5 से काटूंगा तो बचेगा 12। तो मैं कह सकता हूँ 20 12 15 का अनुपात आ जाएगा। तो कहाँ है मेरा ऑप्शन, 20 15 12 का अनुपात आया मेरा। तो 20 15 12 का अनुपात मेरा ये रहा, आंसर हो गया मेरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैं अपनी यात्रा का 3/4 भाग चलने पर पाता हूँ कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया है। देखिए यात्रा का 3/4 भाग, इस केस में ये वैल्यू 1 से छोटी हो गई। आप चाहें तो कुल यात्रा आप 1 मान सकते हैं। अगर कुल यात्रा 1 है तो 1 में से उसने 3/4 चल ली, तो उसके पास शेष कितनी बची बताइए खुद। तो मैं कह सकता हूँ 1/4 बची कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए जब वो कह रहा है मैंने 3/4 चल ली, तो मुझे क्या पता चला, मैं 16 किलोमीटर चल चुका हूँ। तो मुझसे पूछ रहा है अभी मुझे कितनी और यात्रा करनी है, तो अभी उसको 1/4 और चलना है। क्लियर सी बात हो गई। तो मैं कह सकता हूँ जब 3/4 चलने पर 16 किलोमीटर आ रहा है, तो बहुत सिंपल सा एक लॉजिक समझ लीजिए यहाँ पर, 3/4 पर 16 किलोमीटर, और मुझे चाहिए किस पर, 1/4 पर। तो 1/4 का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, क्लियर हो गया। अब मुझे यहाँ केवल 1/4 चाहिए, तो ये 4 कहाँ जाएगा, क्रॉस गुणा में आ जाएगा। तो 16 गुणा 1/4, ये 4 पहुँचा इस साइड 4, और ये 3 पहुँचा नीचे। तो 4 से 4 कट गया, और 3 से जब मैं इसको काट रहा हूँ, 3 पंजे 15, 5 सही 1/3 मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा हो गया, 1 नंबर का।
दोस्तों ये हो गया शॉर्टकट तरीका। यदि कुछ लोग एक्स से करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उनके लिए है कुल यात्रा आप मान लीजिए एक्स। क्लियर है। एक्स का 3/4 चल चुका, इसका मतलब एक्स का 3/4 वो चल चुका। ठीक है। और 3/4 चलने पे वो क्या पाता है कि उसने 16 किलोमीटर चला। इसका मतलब एक्स का 3/4 कितना हो गया, 16। तो मैं यहाँ से एक्स का मान निकाल सकता हूँ, 16 चौक 64/3। क्लियर हो गया। अब वो मुझसे क्या बोल रहा है, अभी मुझे कितनी और यात्रा करनी है। अभी मुझे कितनी और यात्रा करनी है, तो शेष अभी मैंने 1/4 निकाला था, इसका मतलब मुझे x/4 और चलना है। क्लियर हो गया। तो x/4 चलना है तो x का मान 64/3 में रख दूं, तो 64/3 और इंटू में जो 4 ये वाला है, तो 4 से अगर मैं काटूंगा तो 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 16/3 क्या होता है, 5 सही 1/3। आंसर मेरा फिर भी वही आना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है मेरा, वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है। तो देखिए क्वेश्चन, आपने मेरा इसी शिफ्ट का पहला सॉल्यूशन देखा होगा, तो उसमें मैंने आयु का एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है आपको। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। यहाँ बोल रहा है वर्तमान में एक माँ और एक बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है। तो अनुपात मैंने मान लिया 5:1, क्यों, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट, वर्तमान। क्लियर। तो माँ और बेटी के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ माँ को एम ले लेता हूँ मदर, और बेटी के लिए मैं ले लेता हूँ डॉटर, एम और डी हो गया। 6 साल बाद, यानी कि आज से 6 साल बाद की बात कर रहा है। तो निश्चित सी बात है, मैंने आपको सिखाया, यदि आज मैं 10 साल का हूँ तो 6 साल बाद में 16 का हो जाऊँगा, 6 साल उम्र बढ़ जाएगी मेरी। पर यहाँ क्या बोल रहा है, 6 साल बाद यह अनुपात 3:1 हो जाएगा। इसका मतलब एम और डी क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। क्लियर है। बेटी की वर्तमान आयु क्या है। अच्छा, जब दो रेशियो हमारे पास आ जाएं तो आप किसी भी एक रेशियो को x मान लीजिए, मैंने मान लिया। अच्छा, अब मुझे आप बताइए, आज अगर माँ की आयु 5x है तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, 6 बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। रेशियो का मतलब क्या होता है, बटे में। तो जब डॉटर की आयु आज x है तो बटे में अगर मैं लिखूँ तो 6 साल बाद x+6 होगी कि नहीं होगी। क्लियर है। तो ये पूरी जो आयु बनी वो कहाँ बनी, भविष्य में बन गई 6 साल बाद। लेकिन 6 साल बाद तो अनुपात 3:1 है। तो इसका मतलब ये कितना कहलाया, 3:1, बराबर है ना दोनों। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ गुणा कर देते हैं, इसको यहाँ गुणा कर देते हैं। 5x+6 बराबर 3x प्लस 3×6 = 18। यहाँ से यहाँ घटाया मैंने तो 2x बचा, 6 उधर जाके घटा तो 12 बचा, 2 से काटा मैंने, आंसर क्या आया इसका, 6x का मान। 6 मैंने जैसे यहाँ डाला तो 6×5 = 30, किसकी आयु हो गई, माँ की। और क्या पूछ रहा है, वो बेटी की पूछ रहा है। तो x कितना आ गया था मेरा, 6। इसका मतलब बेटी की आयु कितनी हो गई, 6 के लिए। अगला क्वेश्चन है, x और y की आयु का अनुपात 6:5 है का केस आ गया। इसका मतलब फिर से वो वर्तमान की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ x/y कितना है, 6:5। क्लियर है। यदि x और y की आयु का गुणनफल 30 है, इसका मतलब वो कह रहा है x × y 30 है। तो सोचने की सिंपल सी बात है मतलब वर्तमान में ही अनुपात बोल रहा है, वर्तमान में ही आयु बोल रहा है, तो y की आयु निकालना है। अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया मेरा, x और y क्या बोल रहा है, वो x और y का अनुपात है 6:5, पर 6×5 = 30, एक तरह से ये भी तो हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं x और 6 और y का है 5, तो अगर मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ इन दोनों को, ये 6a हो गई, ये 5a हो गई। तो मैं इस दोनों की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो 6a × 5a बराबर हो गई 30। तो 6×5 = 30 से 30 कट जाएगा, तो a² बराबर क्या आएगा, 1। तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। जब a का मान मैंने यहाँ रखा तो y की मान मुझे कितना मिल गया, 5 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, असम में होने वाली बारिश में प्रतिवर्ष 1% की कमी हो रही है। 2004 की तुलना में 2001 में वहाँ कितने प्रतिशत अधिक बारिश होती थी। देखो, 2001, फिर 2002, फिर 2003, फिर 2004, प्रतिवर्ष की बात कर रहा है। तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, यहाँ 1% की बात कर रहा है, यहाँ 1% की बात कर रहा है, यहाँ 1% की बात कर रहा है। प्रतिवर्ष 1% की कमी हो रही है। तो हमसे ये पूछ रहा है 2004 की तुलना में 2001 में कितने प्रतिशत अधिक बारिश होती थी। तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने सभी ने पढ़ा होगा, एक वैल्यू है x+y+xy/100। सिंपल सा एक परसेंटेज का फॉर्मूला आता है, प्रतिशत
कमी को मान लिया हमने नीचे और वृद्धि को मान लिया हमने ऊपर। तो प्रतिशत कमी ऑब्लिक वृद्धि x प्लस वाई, यहाँ x क्या होगा 1 वर्ष का, y क्या होगा अगले वर्ष का। इस टाइप से हम लगा देते हैं। तो 1 प्लस 1 गुणा 1/100, तो क्या बना मेरा 2 प्लस 1/100। इसका मतलब 100 दूनी 200 प्लस 1 201, 201/100 मैं कह सकता हूँ 2 हटा दो तो 2.01 आ गया। क्लियर हो गया। तो इन दोनों के केस में कितना हो गया 2.01 हो गया। अब मेरी वैल्यू अगली बार मैं फिर इसी फॉर्मूले का लगा देता हूँ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जब मैं इसको लगाता हूँ तो अब x मेरा क्या हो गया, ये हो गया 2.01, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे पास 1 था। तो इन दोनों को मिला के मैंने क्या बना लिया एक। अब ये और एक ये वाली वैल्यू, तो फिर x का मान क्या हो गया 2.01 प्लस 1 प्लस 2.01 इंटू 1 अपॉन 100। तो मैं कह सकता हूँ 2 और 1 3.01 प्लस, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है 0.0201। तीनों को जोड़ता हूँ दोनों को, तो फिर मैं क्या पाता हूँ 3.03। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है यदि x/4 बराबर 3, x/4 बराबर 3, तो x का मान निकालिए। देखिए दोस्तों कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर गुणा कर देते हैं क्रॉस में, तो x बराबर क्या होगा 4 3 12। क्लियर सी बात हो गई। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया 12। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, यदि एक गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ऑब्लिक वृद्धि। देखिए इसके लिए एक कॉन्सेप्ट चलता है, यदि त्रिज्या में कोई कमी ऑब्लिक वृद्धि होती है, कमी के लिए मैं ये साइन ले रहा हूँ, वृद्धि के लिए मैं ये साइन ले रहा हूँ, तो क्षेत्रफल में होने वाली कमी कौन सी, क्षेत्रफल में कमी ऑब्लिक वृद्धि, तो क्षेत्रफल में होने वाली कमी अथवा वृद्धि के लिए अभी मैंने ऊपर एक फॉर्मूला समझाया, सेम वही प्रतिशत एरिया में कमी ऑब्लिक वृद्धि के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब एक बात समझिए, यहाँ पर ये हो गया मेरा एक गोला, तो इस केस में x क्या हो जाएगा मेरा त्रिज्या, ठीक, और y क्या हो जाएगी मेरी ऊंचाई केंद्र से। तो ऊंचाई भी क्या कहला रही है, त्रिज्या ही तो कहला रही है। तो इसका मतलब दोनों समान है। कितनी प्रतिशत बोल रहा है 50%। तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50/100। 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, 50 50 100 और प्लस 25, तो मैं कह सकता हूँ कुल मिला के 125% की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों इसके थ्योरेटिकल मेथड भी होते हैं, पर हम इन क्वेश्चनों को इसी कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा आप, तो ये क्वेश्चन फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर अथवा 5 सेकंड से पछाड़ देता है। 50 मीटर अथवा 5 सेकंड से पछाड़ देता है। ए को रेस पूरी करने में कितना समय लगेगा। चलिए दोस्तों मैं मान लेता हूँ ए है और बी है। ए जब 1000 मीटर चलता होगा तो बी 950 मीटर पर रह गया होगा। इसका मतलब बी 50 मीटर की दूरी पीछे है अभी। तो बी को ये पूरी दूरी कवर करने के लिए कितना एक्स्ट्रा समय मिल सकता है, 5 सेकंड पीछे ना। इसका मतलब 5 सेकंड मिल सकते हैं भाई, 5 सेकंड में ये कवर कर सकता है। क्लियर है कि नहीं है भाई, 50 मीटर पीछे है तो 5 सेकंड भी तो पीछे कहलाया। तो मैं कह सकता हूँ बी की स्पीड कितनी आ जाएगी 50 मीटर बटे 5 सेकंड। 5 से काटा 10 बार में कट गया, तो 10 मीटर पर सेकंड मेरा स्पीड आ जाएगी। क्लियर है। अब देखिए बी की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात बताइए, जब बी 10 मीटर पर सेकेंड है तो अगर मैं देखूं तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। क्लियर है। इसको पार करने में कितना समय लगा रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड है तो सेकेंड ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक, मीटर से मीटर कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। इसका मतलब 100 सेकेंड लगाएगा। क्लियर है। अगर बी 100 सेकेंड लगा रहा है तो ए ने तो इसको हराया है ना, तो ए के लिए तो 5 सेकेंड एक्स्ट्रा है, यानी कि 5 सेकेंड में पहले। तो आंसर क्या हो गया 95 सेकेंड। ए ने इसको 5 सेकेंड से हराया ना, जब ए 5 सेकेंड पहले पहुंचा होगा तभी तो बी 5 सेकेंड लेट आया। तो हम कह सकते हैं ना कि ए ने 5 सेकेंड से हरा दिया। तो इसका आंसर क्या बन गया 95 सेकेंड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है
MDH वाला, अगर आप सबको याद हो तो टाइम एंड वर्क के अगली यूनिट है MDH। तो इसमें MDH बटे W बराबर M डैश D डैश H डैश बटे W डैश, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो आप इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर M क्या है हमारा, मैन जो कार्य कर रहा है, D क्या है हमारा, डेज, और H क्या है हमारा, हावर्स, और W क्या है हमारा, वर्क। इस कॉन्सेप्ट में जो भी हमें डाटा होगा दिया होगा, केवल हम वही फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें दिया है M और D, तो हमारा फॉर्मूला M और D M डैश D डैश हो जाएगा। अगर हमें M और W दिया है, मतलब आदमी और कार्य दिया है, तो M अपॉन W बराबर M डैश बटे W डैश हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। देख, ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है, यानी कि MDH में M की जगह कौन है, ए। ठीक है, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। प्रतिदिन 10 घंटे कर रहा है, जो काम ये कर रहा है वही काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी M डैश, क्लियर है, इंटू प्रतिदिन 8 घंटे करके 12 दिन में करता है, यानी D डैश इंटू H डैश हो गया 8, और दोनों क्या हो गए बराबर। कार्य दोनों का मान लो एक एक था, तो W की जगह क्या आ गया, 1 1 आ गया। इसको आगे सॉल्व कर लें तो 8 से 8 कट गया, 2 पंजे 10, 2 छीन 12 हो गया। तो A बराबर क्या बचा, 6B अपॉन 5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो हमें, यदि दोनों साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो दोनों साथ मिला दो भाई, A प्लस B मिला दिए मैंने। प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे। ठीक, अब जब यहाँ 2 इकाई आ गई तो इनको किसी एक में कन्वर्ट कर दो तुरंत से। तो एक A की जगह मैंने क्या रख दिया, 6B अपॉन 5 प्लस B, 5 एकम 5 और 6 11B बटे 5 इंटू 6 इंटू डी। अब देखिए दोस्तों, जो कार्य इन्होंने किया वही कार्य इन्होंने किया, वही कार्य कौन करेगा, ये। बट यहाँ कौन है, बी, तो इनके सामने मैं तुलना किससे कर लेता हूँ, बी वाले से ही कर लेता हूँ। बी गुणा 12 गुणा 8, क्लियर है। तो काट लेता हूँ मैं, 6 दूनी 12, और कुछ करने की उम्मीद, और कुछ करने की उम्मीद नहीं है, तो 5 दूनी 10, 10 अट्ठे 80, और बटे 11 बराबर डी है। तो 11 से काटूंगा, 11 सत्ते 77, 7 सही 3 बटे 11 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। हो गया ना क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले तो अपन अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ये हो गई प्रेजेंट। अब वो बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो यानी कि आज से 10 वर्ष पहले मदर और डॉटर की आयु का अनुपात 3 गुनी थी। कौन, माँ। तो माँ 3 होगी, पुत्री 1 होगी, निश्चित सी बात है, माँ बड़ी होगी डॉटर छोटी होगी। अब वो बोल रहा है 10 साल बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाए। तो आज से ही हमें 10 साल बाद लेना है, क्लियर है। तो मदर और डॉटर की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1, क्योंकि माँ बड़ी होगी पुत्री छोटी होगी, क्लियर है। 2 गुनी का मतलब अगर ये 1 होगी तो ये 2 गुनी होगी। अब वो पूछ रहा है तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात निम्न है। तो वर्तमान के केस में सबसे पहले ये बताइए, जब ये 3 1 है तो वर्तमान में आने के लिए इसको 10 साल बढ़ना पड़ेगा कि नहीं बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक अनुपात को उठा करके कहाँ ले जाएंगे, हम दूसरे अनुपात पे ले जाएंगे। तो देखिए मैं इसको मान लेता हूँ x, इसको मान लेता हूँ x। तो मैं कह सकता हूँ पास्ट में इस पॉइंट पर माँ की आयु 3x है और पुत्री की आयु x है। लेकिन वर्तमान पास्ट से जब मैं वर्तमान में आऊँगा तो आयु कितनी बढ़ चुकी होगी, 10 साल, प्लस 10, ठीक। और प्रेजेंट से फिर आगे जाऊँगा तो फिर कितनी बढ़ चुकी होगी, 10 साल, तो इसका मतलब 10 और बढ़ गई होगी। इसी प्रकार से इसकी बढ़ गई होगी, है कि नहीं। और यहाँ आने के बाद मैं देख रहा हूँ अनुपात कितना है, 2 और 1, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2:1, क्लियर है। अब इनका क्रॉस गुणा कर देते हैं अपन। तो 3 10 20 यानी कि 3x प्लस 20 बराबर 2x प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 10 20 और दूनी 40, क्लियर है। तो x बराबर कितना बचेगा मेरे पास 20, क्यों, ये 20 वहाँ जाके घट जाएगा और ये x से यहाँ से घट जाएगा। x का मान जब यहाँ 20 आ गया है तो 20 दिया 60 हो गई माँ की आयु, और 20 एकम 20 हो गई पुत्र की आयु, पुत्री की आयु। अब पास्ट में अगर ये मान लीजिए पहले 10 साल 60 साल की थी, तो आज यानी कि 10 वर्ष बाद तो ये 70 की नहीं हो गई होगी। इसी के हिसाब से बेटी 20 से 30 की नहीं हो गई होगी,
तो इनका अनुपात बना दिया मैंने, 0 0 कट गई तो अनुपात क्या आया, 7:3 आ गया। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंसारी 5 अंडे 4 रुपए में खरीदता है। ठीक है भाई, इसका मतलब पहले मैं बात कर रहा हूँ सीपी। तो 4 रुपए में उसने कितने अंडे खरीदे, 5 एग खरीदे। क्लियर है। और उनमें से 4 अंडे 5 रुपए में बेच देता है, यानी कि 5 रुपए में उसने कितने बेच दिए, 4 अंडे बेच दिए। एसपी। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये लगाइए कि जितने अंडे मैं लाया हूँ उतने अंडे में बेचूँ। तो इसका मतलब इसको पहले बराबर कर लीजिए, इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए, 5 चौक 20। तो 20 के सेट से अगर अपन सोचें, 5 अंडे आए 4 रुपए के, तो 20 में देखूँ तो 5 चौक 20, यानी कि 4 जोड़े लेने हैं मुझे। 4 जोड़े लूँगा तो एक जोड़े की कीमत कितनी है, 4 रुपये। तो 4 जोड़े की कितनी हो गई, 4 चौक 16 रुपये हो गई। तो 16 रुपये में मैं कितने अंडे लेके आया हूँगा, 20 अंडे। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर 4 अंडे यानी एक सेट की कीमत कितनी है, 5 रुपये। तो 20 अंडे लेना, यानी 4 पंजे 20, कितने सेट बने मेरे पास, 5। 5 सेट हैं तो एक की 5 रुपये है, तो 5 की कितनी हो गई, 25 रुपये हो गई। तो 25 रुपये में मैंने कितने बेच दिए, 20 अंडे बेच दिए। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ 20 अंडे खरीदे, 20 अंडे बेचे। क्लियर है। बट खरीदे कितने, 16 के, और बेचे कितने, 25 के। तो मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट कितना हो गया मुझे, 25 माइनस 16, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 9 रुपये का मुझे लाभ हो गया। अब लाभ हो गया तो प्रॉफिट परसेंट बना लेते हैं अपन। प्रॉफिट परसेंट कैसे बनती है भाई, प्रॉफिट कितना है 9 बटे सीपी, सीपी कितना है 16, और गुणा 100%। तो 4 चौक 16 और 4 से काटूंगा 25, 25 नाम कितना हो गया, 225। और नीचे 4, 4 से जब मैंने इसको काटा तो कितना आ गया, 56। सही, 1/4%। तो मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर हो गया सेकंड वाला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 999 999 का औसत निम्न होगा। दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, मैं नहीं कराने वाला हूँ, बस बता दूँ 999 और 999 तीनों को जोड़ेंगे और 3 का भाग दे देंगे। बस इतना सा क्वेश्चन था, तो मैं जानता हूँ आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेनोग्राफर ने किसी एक दिन में 16,200 शब्द टाइप किए। यदि वह प्रतिदिन 6 घंटे टाइपिंग करती है तो उसकी टाइपिंग की औसत गति कितनी है। देखिए 6 घंटे और 16,200 शब्द, तो मैं ये जानता हूँ 16,200 शब्द, और मुझे ऑप्शन में पूछ रहा है प्रति मिनट के हिसाब से। तो 6 घंटे की जगह मैं इसको मिनट में बदल दूँ, तो 6 × 60 करूँगा, बस हो गया मेरा क्वेश्चन। 0 से 0 काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 0 हो गया। 6 से काट दीजिए, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। इसका मतलब कह सकता हूँ मैं 45 शब्द प्रति मिनट में मैंने बदल ही दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। यदि यह एक खंभे को पार करने में 7 मिनट का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, तो मैं आपको इसमें बता दूँ, इसमें जो एरर है वो ये है कि ये मिनट नहीं, यहाँ सेकंड होना चाहिए। क्लियर है। क्योंकि जब 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वह 10 मिनट ले रही है, तो 7 मिनट में वह खंभे को पार कर रही है, मतलब खुद को पार कर रही है, खुद की दूरी चल रही है। तो इस हिसाब से इसकी दूरी तो किलोमीटर में आनी चाहिए, पर ऑप्शन मेरे पास क्या है, सारे मीटर में है। तो ये क्वेश्चन मैं चेक कर चुका हूँ, इसमें जो एरर है वो यही है, 7 सेकेंड। चलिए अब आगे देखते हैं डिस्टेंस क्या है, 12 किलोमीटर है। इसको हम तुरंत से बदल देते हैं 12,000 मीटर में। क्लियर। अब क्या बोल रहा है वो, कोई 10 मिनट में तय करती है, यानी टाइम हो गया 10 मिनट, मिनट को कर दिया सेकंड में, यानी कि 660 का इंटू कर दिया, सॉरी। तो मैं कह सकता हूँ 600 हो जाएगा जी। अब जो मेरे पास स्पीड निकलेगी ट्रेन की, वो निकलेगी 12,000 डिवाइडेड बाय 600। 0 से 0 काट दिया, 6 से काट दिया 2 बार में, तो कह सकता हूँ मैं 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ मैंने ये क्यों रखा, तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला है। दूरी हो गई मेरे पास 12,000 मीटर और समय हो गया मेरे पास 10 × 60 सेकेंड। क्लियर। अब आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि खंबे को पार करने का मतलब, एक मान लीजिए खंबा है, अगर इसको कोई ट्रेन पार करती है तो इसका मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही है यहाँ से यहाँ तक, जब वो यहाँ से यहाँ क्रॉस हो जाएगी। क्लियर। तो इसका मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है मेरे पास, 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है मेरे पास, 7 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड काट सकते हैं हम, 7 दूनी 14, 140 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इसका आंसर होगा 140 मीटर। क्लियर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। औसत निकालिए, इन सबको जोड़ करके औसत निकालना, तो ये बहुत इजी है। सबका सम करना है, हमें सबको जोड़ना है, बटे कुल संख्या रखना है। 1 2 3 4 5 6 डिवाइड लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है हमारे पास 50। तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 101 सही 1/400 मीटर वर्ग है। क्षेत्र की भुजा की लंबाई, देखिए मान लीजिए ये हो गया वर्ग, तो वर्ग की जो भुजा होती है वो होती है, अपन ए मान के चलते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर, है ना। तो मैं कह सकता हूँ मैं ए स्क्वायर जो दिया हुआ है वो 101 सही 1/400 दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले तो मैं सही कर लूँ, तो 101 इंटू 400 करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 40400, और ऊपर का 1 जुड़ जाएगा तो +1/400। तो मैं कह सकता हूँ 40401/400। ए स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा। अब मुझे ये पता करना है कि ये वैल्यू किसके रूट की है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वैल्यू को रूट कैसे निकाला जाए और कैसे इसको किया जाए। तो 40401 का स्क्वायर रूट लेना है, तो मैं आपको स्क्वायर रूट लेना सिखा देता हूँ शॉर्टकट में। 40401, सबसे पहले पीछे से पेयर बना लीजिए, जो बच गया उसको रहने दीजिए। अब ये जो 4 है, 4 में ऐसी संख्या का हमें गुणा करना है जो वर्ग करने पर 4 दे जाए। तो हम लेते हैं 2, तो जितना यहाँ लिया उतना ही यहाँ लेंगे। तो 2 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पर आएगा, ये कट जाएगा, ठीक। अगला पेयर उतारा 04। अब यहाँ जो मैंने 2 लिया तो वहाँ पर 2 और जोड़ देंगे हम, जितना लेते हैं उतना ही रख देते हैं, ठीक। अब 4 के आगे मुझे ऐसी संख्या से गुणा करना है जो मैं यहाँ लूँगा वही मैं यहाँ लूँगा, तो उनका गुणा 04 मिले तो ये तो इससे ज़्यादा हो गया, इसका मतलब मुझे अगला पेयर उतारना पड़ेगा। तो जब अगला पेयर उतरेगा तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगी। क्लियर है। अब 401, तो यहाँ पर ऐसी संख्या का अगले पे रखना है, मुझे गुणा करना है, जो यहाँ लूँ वो यहाँ लूँ और दोनों गुणा 401 आ जाए, इसका मतलब 1 ले सकता हूँ। तो 1 लिया मैंने 401, इस 1 से इसमें किया 401, तो मतलब ये पूरा कट गया। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ये 201 का वर्ग है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 201 और नीचे 400 तो 20 का होता ही है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे 10.05 आंसर मिल जाता है। तो मेरा आंसर क्या बन गया, 4th। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 5/7 की पावर -6 का व्युत्क्रम है। देखिए दोस्तों, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूँ, मान लीजिए ये लिखा है 2/3। अभी मैं अगर देखूँ तो इसकी पावर कितनी है 1, वो भी प्लस की। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ 3/2, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस की। ऐसा क्यों होता है उसको सोच लेते हैं। मान लीजिए 1/a लिखा है, क्या मैं इसको a की पावर -1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, 1 की पावर 1 थी, अगर मैंने इसको ऊपर ले लिया तो पावर क्या हो गई माइनस की, और जो 1 था वो कहाँ आ गया नीचे, तो मैं इसको पूरे की भी तो कह सकता हूँ ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ यूज़ करना है। 5/7 की पावर कितनी है -6, तो 7/5 कर दो इसको और पावर क्या हो जाएगी प्लस की। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये रहा मेरा ऑप्शन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन में लिखा है x का मान ज्ञात करें जो कि समीकरण x + b अपॉन a - b बराबर x - b अपॉन a + b को संतुष्ट करता है। तो यहाँ सिंपल सा मुझे x का मान रखना है। चलिए मैं x का मान सबसे पहले पहला ऑप्शन रख लेता हूँ। तो मैंने पहला ऑप्शन रखा -b + b। अब -b + b कटा तो ये 0 ही हो गया, और इस साइड रखा तो ये -b और -b यानी -2b, तो ये तो सेटिस्फाई हुआ ही नहीं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं -a रखा +b हो गया अपॉन में a - b है बराबर -a - b अपॉन में a + b है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर उल्टा लिख दूँ इसको तो b - a लिख सकता हूँ अपॉन में, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर भी मैं b - a लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर मैं a + b लिख सकता हूँ और यहाँ पर भी मैं a + b लिख सकता हूँ। तो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ भी क्या बचेगा -1। इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं अनुप्रस्थ रेखा पी क्यू ए बी को ई पर और सी डी को एफ पर काटती है। यदि ए ई पी कोण बाय एंगल पी ई बी
x एंगल डी एफ क्यू 3x, तो y का मान है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ए ई पी यानी कि ये कोण हो गया मेरा y, और पी ई बी x, तो पी ई बी ये कोण हो गया मेरा x, डी एफ क्यू यानी कि डी एफ क्यू ये कोण हो गया मेरा 3x। क्लियर है। तो पूछ रहा है y का मान ज्ञात करना है, y का मान निकालना। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सोचिए अगर ये x है तो ये इस साइड भी x होगा, विपरीत कोण बोलते हैं इसको अपन। क्लियर है। अच्छा ये विपरीत कोण कैसे बनता है, जो इस फॉर्मेट का होता है, तो ये कोण और ये कोण बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर। ठीक ऐसे ही अगर ये x है तो ये भी x होगा कि नहीं होगा, क्यों, एकांतर कोण जो जेड्स फॉर्म में बनते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। तो यहाँ अगर ये x है ये 3x है, तो एक ही रेखा पर बनने वाले कोण, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी समझाया हुआ है, इसी दिन का पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया है। तो ये और ये मिला के 180 डिग्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो इसी टाइप से इस रेखा को देख रहा हूँ मैं, तो ये रेखा ये जा रही है यहाँ पर, ये पॉइंट पे काटते हैं, तो ये x है ये 3x है, तो x प्लस 3x मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो x का मान 45 आ गया कि नहीं। अगर x का मान यहाँ 45 आ गया तो फिर वही बात, ये पूरा कोण सीधी रेखा का कोण ही तो है, ये भी कितना बनेगा 180। तो ये 45 है तो y 135 होगा कि नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन क्या बन जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ अपना ऑप्शंस में देख करके। देखिए हाँ ठीक है, मुझे ऑप्शंस में मिल चुका है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो गया, 1 नंबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 155 गुणा 155 गुणा 155 माइनस 55 गुणा 55 गुणा 55। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कभी इनको गुणा मत कीजिएगा, अगर गुणा करते हैं तो समय बहुत लगेगा। इसके लिए हम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट मानते हैं, ए की वैल्यू दिख रही है मुझे 155, मैंने ए माना है और बी को मैंने माना है 55। तो मैं ये कह सकता हूँ ये ए यानी कि ये ए क्यूब लिखा हुआ है, इसी टाइप से बी तो यानी कि ये बी क्यूब लिखा हुआ है। क्लियर है। और बटे में देखता हूँ तो मैं ये क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। और बटे में भी क्या लिखा हुआ मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों कट जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा ए माइनस बी। ए का मतलब क्या है 155 और बी का मतलब क्या है 55। तो मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर कितना हो जाएगा 100। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक छात्र जब 30% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दोस्तों इस केस में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कुल अंक हमने मान लिया, कुल अंक थे x। अब एक कॉन्सेप्ट बताइए, एक छात्र जब 30% अंक प्राप्त करता है यानी कि वो x का 30% ले रहा है, x का 30% ले रहा है अगर, तो वो क्या हो रहा है 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। इसका मतलब अगर इसको उत्तीर्ण होना था तो 50 अंक और मिलने थे इसको। तो मैं कह सकता हूँ अगर इसको मैं 50 अंक और दे देता तो ये पास हो जाता, यानी कि ये क्या बन जाते, पासिंग मार्क्स बन जाते कि नहीं बन जाते। ठीक है। इसी टाइप से एक अन्य छात्र 230 अंक प्राप्त करता है, तो इसका मतलब 230 अंक उसको मिल रहे हैं, 30 अंकों से वो उत्तीर्ण हो रहा है, इसका मतलब वो पास होने से 30 अंक ज़्यादा ला रहा है। अगर इसके मैं 30 अंक कम कर दूँ तो वो पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा पासिंग मार्क्स। अब एक परीक्षा में दोनों ही पासिंग मार्क्स बराबर तो होंगे, यदि कोई व्यक्ति 35 नंबर में पास होता है तो दूसरा भी 35 में पास होगा, तो इस हिसाब से दोनों बराबर हुए, ये भी पासिंग मार्क्स ये भी पासिंग मार्क्स। तो इसको हल कर लेते हैं अपन, 0 से 0 काट दिया, यहाँ बचेगा 200 और ये 50 इधर आके घट जाएगा तो ये कितना रह जाएगा 150। क्लियर है। तो 3x बटे 10 बराबर 150, तो 150 गुणा 10 और 3 हो जाएगा नीचे, 3 से काट देंगे हम, 3 पंजे 15, 0, तो क्या बचेगा हमारे पास 500। तो मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर क्या हो जाएगा 500। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ एक वृत्त बना ले रहा हूँ, पहले से मैंने ये एक वृत्त बना लिया। क्लियर है। इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की लंबवत दूरी चाहिए। एक कोई जीवा है, जीवा मान लीजिए ए बी है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से इसकी लंबवत दूरी चाहिए यानी कि 90 डिग्री बनाएगी वो। ठीक है। अब इसकी त्रिज्या भी दे रहा है तो मैं कह सकता हूँ त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक की होगी।
तो त्रिज्या कितनी हो गई 6। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, मान लीजिए ये O है, जब भी केंद्र से एक जीवा पर कोई लंबवत रेखा खींची जाती है तो वो जीवा को हमेशा समद्विभाजित करती है, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांटती है ये, और ये वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पूरी अगर 8 है तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये मान लो x है, इस केस में ये 90 डिग्री बन गया। तो इस त्रिभुज में जब 90 डिग्री बन गया तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय का, ओ बी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आधार हो गया हमारे पास, ये ओ था, ए बी था, इसको सी मान लेते हैं, यानी कि सी बी का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ओ बी कितना है 6, यानी कि 6 कितना हुआ 36। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है ही मेरे पास। सी बी कितना है मेरे पास 4, 4 चौक 16, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ प्लस के 16। तो यहाँ घटा दूंगा तो 20 बचेगा, और बराबर में एक्स स्क्वायर, तो एक्स को इधर कर दिया मैंने, ये रूट लगा दिया, स्क्वायर हटा। तो अब 20 के खंड कर लीजिए आप रूट से ज़रा, 2 ढाई 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो मैं कह सकता हूँ एक पेयर बना 2√5, एक्स का मान हो जाएगा। क्लियर है। तो आंसर क्या हो गया 2√5। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की दीर्घतम जीवा की लंबाई है। दोस्तों इसी दिन के पहले शिफ्ट के पेपर में मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ था कि किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, उसका व्यास। व्यास क्या होता है, रेडियस का दोगुना। जब 2 रेडियस मिल जाए, तो यहाँ रेडियस कितनी दी हुई है मुझे, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी है, तो सबसे बड़ी जीवा कितनी हो जाएगी, मैं कह सकता हूँ ना, सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी मेरी 20 सेंटीमीटर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कहा मैंने, एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास, जो केंद्र से होके गई वही जीवा है और वही व्यास है। तो सबसे बड़ी जीवा क्या हो गई, व्यास। तो व्यास क्या होता है, हमेशा याद रखिए, व्यास हमेशा होता है 2r। तो r की वैल्यू मैंने रखी 10, तो मुझे आंसर क्या मिल गया 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, आज वर्षा होगी, इसकी प्रायिकता 0.55 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आज वर्षा नहीं होगी। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है होना प्लस ना होना। प्रायिकता के केस में इन दोनों का सम क्या होगा, 1 मानेंगे या फिर 100% मानेंगे। अगर वो कहता होने की प्रायिकता 20% है तो ना होने की 80% हो जाती। तो इस केस में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर होने की 0.55 है, 0.55 है, अगर मैं इसको 100 में से या सॉरी 1 में से घटा दूं क्योंकि ये 1 से छोटा है, तो मैं कह सकता हूँ 0.45 हो गई ना होने की संभावना। क्लियर है। अगर 0.45 है तो मैं इसको पॉइंट हटा दूं तो क्या बचेगा 45/100 बचेगा। अब मैं इसको काट सकता हूँ, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, तो आंसर क्या बन गया 9/20। अगला क्वेश्चन है 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे एक घनाभ गड्ढे को 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खोदने के लिए श्रम शुल्क क्या होगा। सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम का फॉर्मूला घनाभ के केस में क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो मैं कह सकता हूँ 8 गुणा 6 गुणा 3, 8 6 48, 48 इंटू 3 या फिर 6 3 18, 18 अट्ठे क्या आ जाएगा 144 मीटर क्यूब। पर दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर से, यानी मीटर स्क्वायर से। तो मीटर स्क्वायर केस में, घनाभ के केस में, यहाँ तो घन मीटर है, यहाँ मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में छोटी सी एरर ये है कि ये जो इकाई होनी चाहिए तो वो घन मीटर होनी चाहिए थी। क्लियर है। तो आप इसको सही कर लीजिएगा। जब 144 घन मीटर मट्टी खोदनी है और 1 घन मीटर का 25 रुपये है, तो टोटल कितना हो जाएगा, गुणा 25 कर देंगे, तो आंसर कितना मिल जाएगा मुझे 3600 रुपये। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। देखिए दोस्तों, एक वर्ग बनाना पड़ेगा मुझे। इस वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त, यानी कि जो हो गया वर्ग, वर्ग का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर बराबर 288, ए स्क्वायर मतलब इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना है 288 है। क्लियर हो गया। अच्छा, वर्ग के अंदर अगर मैं वृत्त बनाऊंगा तो वृत्त ऐसे कुछ बनेगा, यहाँ से लेकर के दोस्तों ये नीचे से टच होता हुआ जाएगा इधर तक। क्लियर है। तो इस केस में इसकी जो त्रिज्या निकलेगी वो क्या निकलेगी, ये पूरी भुजा की
आधी होगी कि नहीं होगी? क्लियर है? तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 288 को अगर मैं स्क्वायर रूट में ले लूँ तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटूंगा तो 36, 2 से काटूंगा तो 18 और 2 से काटूंगा तो 9, 3 से 3 और 3 से 1, तो इसका मतलब 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो 2 दूनी 4, 4 थी 12 और 2 रह जाएगा तो 12√2 कहलाया मेरा क्या ए। तो आधा करने पर मेरे पास क्या बचेगा a√2 के केस में, तो 12√2/2, 2 से काटूंगा 2 छिंगवा, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 6√2। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई में मुझे आंसर चाहिए तो पाई को रहने देते हैं, आर की जगह रख देते हैं 6√2, 6√2 का स्क्वायर, तो 6 छिंग 36 हो जाएगा और √2 का 2, तो 36 दूनी 72, पाई आंसर आ जाएगा मेरा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जब @ गुणा x-3 बराबर इतना है तब @ का मान, तो @ को मैं 1 सेकंड के लिए x ले रहा हूँ, तो ये हिस्सा उठ के इसके नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका मतलब मुझे क्या करना है, x³ - 4x² + x + 6 में भाग लगा देना है। किसका लगा देना है? x-3 का। तो भाग लगाना मैं आपको सिखा देता हूँ। इस संख्या में ऐसा गुणा करिए कि आपको x³ मिल जाए, तो मैं यहाँ पर x² से कर देता हूँ। इसका मतलब x² से भाग लगा दिया मैंने एक तरह से, तो x² × x कितना हो जाएगा? x³। इसका इसमें करूँगा तो -3x²। यहाँ साइन बदल देते हैं अपन, तो ये कट गया हमारा और ये क्या बचेगा? -x²। अगला संख्या उतारेंगे तो अपन 6। अब इधर ऐसा गुणा करना है कि मुझे -x² मिल जाए, तो मैं -x का गुणा कर दूं, यानी -x से भाग लगा दिया, -x से x में किया तो -x² आ गया, -x से -3 में किया तो माइनस माइनस हो गया +3x हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर साइन बदल दे, प्लस माइनस, ये कटा, तो यहाँ कटने के बाद मेरे पास क्या बचेगा? -2x, और अगली संख्या उतारूँ तो +6। अब इस x में ऐसा गुणा करना है कि मुझे -2x मिल जाए, इसका मतलब -2 का कर देता हूँ। -2 का x में करूँगा तो -2x, -2 का -3 में करूँगा तो +6। इनके साइन बदल देता हूँ मैं, तो ये कटा और ये कटा, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब किससे भाग लग गया? x² - x - 2। तो मेरा आंसर कौन सा बन गया? x² - x - 2। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है -27 गुणा 2744 का घनमूल है। -27 गुणा 2744 का घनमूल है, तो घनमूल के लिए मैं क्या करूँगा? रूट लगाऊंगा और यहाँ 3 लगा दूंगा, तो ये घनमूल इसी टाइप से बना। अब सिंपल सी बात है, जब माइनस का गुणा माइनस से करूँगा तो क्या बन जाएगा? प्लस, लेकिन माइनस का गुणा माइनस इंटू फिर से माइनस करूँगा तो फिर मेरे पास क्या होगा? ये प्लस बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब माइनस का घनमूल तो माइनस आ गया। 27 किसका होता है? 3 का होता है। क्लियर है? 2744 किसका होता है? 14 का होता है। दोस्तों 20 तक के घनमूल आपको याद होने चाहिए। सर 14 तिया क्या हुआ? 42, तो माइनस के 42 मेरा आंसर बन गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है। यदि वह 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या होगी। प्रति वर्ष 5% बढ़ती है, तो इसको हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे, मेथड नहीं लगाएंगे। तो पहली वर्ष में वो 5% है, अगली वर्ष में वो 5% फिर बढ़ जाती है, तो 5% तो वो था ही, इसके साथ 5 का 5% और निकाल लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5.25। इसका मतलब दोनों वर्ष की टोटल कितनी परसेंटेज हो जाएगी? 10.25। तो कुल मिला के 10.25% की वृद्धि हो जाएगी। तो मैं 10.25% 28,000 का निकाल लेता हूँ, इंटू 10.25। दोस्तों इसको हल करना आप लोगों को आता होगा, मैं सिखा देता हूँ। पॉइंट हटाऊँगा तो 2 जीरो लगेंगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 5 से काटता हूँ, 5 दूनी 10, जीरो आ जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10, 2 से काट देता हूँ 14 बार में ये वाला, और मेरे पास क्या आएगा इन दोनों गुणा करके? 14 पंजे 70, 14 दूनी 2870 आ जाएगा। इसका मतलब 2870 की जनसंख्या बढ़ गई। तो मेरे पास पहले थी 28,000, अब इसमें 2870 और लगा देते हैं अपन, तो क्या बना मेरे पास? 0 7 और 8, और फिर 8 2 10 की 0, हासिल 1 2 और 1 3, 30 870 बन गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ये
दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एग्ज़ाम भी ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।